नमस्कार, पेश है आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। आज लद्दाख में चल रहे भारत चीन सैन्य टकराव पर 5 खबरें हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा परिषद के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी के निधन की भी खबर है। तो हम केरल में हथीनी की हत्या पर होने वाली कार्रवाई का भी जिक्र करेंगे। सरकार ने मॉल आदि खोलने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। भारत ने लद्दाख सीमा पर चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी है। बहुत कम समय में T-72 और T-90 टैंकों और बोफर्स जैसी तोपों को लद्दाख सीमा पर तैनात किया जा सकता है। स्वीडन से हासिल बोफर्स गनों ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी उपयोगिता साबित की थी और पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस तोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये -3 से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर कर सकती है। साथ ही वायुसेना के विमान भी लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। चीन ने सिर्फ लद्दाख सेक्टर में ही भारतीय सीमा में किए जा रहे निर्माण को लेकर दबाव डालने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उत्तराखंड में भी लिपुलेख के पास बनाए गए एक अस्थायी ढांचे को लेकर आपत्ति जताई है। जबकि यह अस्थायी ढांचा भी भारतीय सीमा में ही बनाया गया है और यह सीमा से करीब 800 मीटर की दूरी पर भारत की तरफ है। सूत्रों के मुताबिक जब भारत ने कुछ दिनों पहले लिपुलेख तक जाने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया, उसके बाद से ही चीन अस्थायी ढांचे को लेकर सवाल उठाने लगा। इसके बाद से सीमा के दोनों तरफ सैनिकों की गश्ती भी बढ़ गई है। भारत की तरफ होने वाले जिन निर्माण कार्यों पर चीन को ऐतराज है, उनमें हमारी सीमावर्ती सड़कों का जाल खास तौर पर उल्लेखनीय है। भारत चीन सीमा पर पिछले कुछ सालों में 61 सड़कें बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें 75% काम पूरा भी हो चुका है। इनमें 14 सड़कें उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में ये 14 सड़कें कुल 355 किलोमीटर की हैं, जिनमें से करीब 148 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12 सड़कें, अरुणाचल प्रदेश में 27, सिक्किम में 3 और हिमाचल प्रदेश में 5 सड़कें हैं। ये सभी सामरिक दृष्टि से अहमियत रखती हैं। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैन्य निर्माण पर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में कैसे इतने चीनी सैनिक पहुंचे। रिपोर्ट में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैन्य निर्माण पर विस्तार से जिक्र किया गया है। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर और पैंगोंग त्सो सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में चीनी निर्माण के बारे में भी जानकारी दी गई है। सूत्रों ने कहा कि सरकार को एजेंसियों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि कैसे चीनी इन क्षेत्रों में तेजी से निर्माण कर सकते हैं और इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को लाने का प्रबंध कर सकते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैन्य तनाव का 1 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने चीन से बातचीत के लिए न तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मैदान में उतारा है। चीन की बढ़ती बौखलाहट की एक वजह यह भी है कि भारत उसकी चाल में नहीं फंस रहा। चीन की रणनीति है कि भारत के साथ विवाद उस हद तक बढ़े कि पूरी दुनिया की चिंता कोरोना से हटकर 2 बड़े देशों के बीच शांति बहाली के प्रयासों की तरफ ही चली जाए। भारत ने चीन की इसी चाल को समझकर बिल्कुल संयम बरतने का फैसला किया और विवाद को एकदम स्थानीय स्तर तक ही सीमित रखने की ठान ली। नतीजतन सभी वार्ताएं स्थानीय स्तर पर हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक के दौरान कल ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में भारत के प्रवेश का समर्थन करता है। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 9 समझौते भी हुए और उन्होंने अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने का फैसला किया। NSG 48 देशों का एक समूह है जो वैश्विक परमाणु व्यापार का नीति निर्धारण करता है। इसमें नए सदस्यों का प्रवेश सभी सदस्य देशों की आम सहमति से होता है। भारत को इस समूह के ज्यादातर सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन चीन लगातार अड़ंगा लगाता रहा है। मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक बासु चटर्जी का देहांत हो गया है। उनका निधन गुरुवार को 93 वर्ष की आयु में हुआ। फिल्मकार और भारतीय फिल्म एवं टीवी निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित ने उनके निधन की पुष्टि की। बासुदा की प्रमुख फिल्मों में छोटी सी बात, रजनीगंधा, बातों बातों में, एक रुका हुआ फैसला और चमेली की शादी आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, शबाना आजमी, मौसमी चटर्जी, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर और बड़ी संख्या में दूसरे लोगों ने बासुदा को श्रद्धांजलि दी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी क्षेत्रों में सभी शॉपिंग मॉल 8 जून से फिर खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा मंत्रालय ने मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। प्रवेश द्वार पर शरीर के तापमान की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। चेहरा ढके हुए या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शॉपिंग मॉल में खरीदारी, भोजन करने तथा मनोरंजन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन स्थानों पर सामाजिक दूरी और अन्य उपायों का पालन करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने केरल में एक गर्भवती हथिनी की हत्या को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह भारतीय संस्कृति नहीं है कि जानवरों को पटाखा खिलाया जाए और उनकी हत्या की जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम मामले की गहराई से जांच करेंगे और दोषियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मामला केरल के मलप्पुरम जिले का है। 27 मई को एक गर्भवती भूखी हथिनी भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई थी। वो गांव में भटक गई। कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ शरारत की और उसे अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया। भूख से बेहाल हथिनी ने वो पाइनएप्पल खा लिया और कुछ ही देर में उसके पेट के अंदर पटाखे फटने लगे। बाद में उसने दम तोड़ दिया। इस अमानवीय घटना पर पूरे देश में आक्रोश है। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में यूपीए कानून के तहत गिरफ्तार जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अगर आप अंगारे के साथ खेलते हैं तो चिंगारी से आग भड़कने के लिए हवा को दोष नहीं दे सकते। दोस्तों, ये था आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। हम देते हैं सीधी सरल खबरें, ताजा और सटीक, वे खबरें भी जो अखबारों और चैनलों से लापता हैं। रोज सुबह इस वैकल्पिक और कंप्लीट न्यूज बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।